रखने की जगह नहीं बचेगी। और प्रशासन तो छोड़ो, प्रदेश की पूरी पुलिस आ जाए, सरकार आ जाए, वो भी हमको नहीं रोक पाएगी। इसलिए हमारा फिर आग्रह है, इन वकीलों के खिलाफ FIR करो, उनको जेल भेजने का काम करता हूँ। महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले जी को, माता सावित्रीबाई फुले जी को, पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की, बहुजनों की आवाज बुलंद करने वाले आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय दामोदर सिंह यादव जी को जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय दामोदर यादव जी खड़े होकर एक बार ताली बजा दो सबने। संघर्ष करो नेताजी से काम करता हूँ। महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले जी को, माता सावित्रीबाई फुले जी को, मानवर साहब कांसीराम जी को और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले इस देश के अंदर जो भी विरोधा हुए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, उन सभी को प्रणाम करते हुए इस हॉल के अंदर इस वचन के साथ, इस प्रण के साथ, इस वादे के साथ अपनी बात शुरू करता हूं कि जिसमें जितनी ताकत हो लगा लेना, बाबा साहब की मूर्ति लग के ही रहेगी। मुझे मालूम है कि मुद्दा सिर्फ ग्वालियर का नहीं रहा, मुद्दा सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं रहा, और आप कह रहे हैं राष्ट्रव्यापी बन गया। मैं तो ये कहता हूं कि मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। आज इस मंच पर जो हमारे पार्टी के साथी बैठे हैं, नेता बैठे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने वास्तव में बहुत कम समय के अंदर मेहनत करके संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम किया है, ऐसे सत्येंद्र विद्रोही जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे नौजवानों के नेता दोनों ही, मेरे सभी ज्यादातर जो नौजवान साथी हैं वो मेरे छोटे भाई के समान ही हैं, चाहे सम्मानीय अनिल गुर्जर जी हों और चाहे सम्मानीय रामप्रीत जी हों। ये वो लोग हैं जो जोश और होश का मिश्रण है। किसी में जोश ज्यादा है तो किसी में होश ज्यादा है, और जब जोश और होश मिलता है तो इतिहास को रचने वाली घटनाएं होती हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस मंच पे जो साथी बैठे वो सिर्फ मिशन के साथी तो है ही, मिशन के साथ साथ ध्यान रखो कि वो मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। इसलिए आज वादा करके जाना मुझसे कि मैं आपके बीच में कम समय भी दूं तो चलेगा, लेकिन जब ये साथी जो इस मंच पर बैठे हैं आवाज लगाए तो पूरे ताम झाम के साथ, पूरी टीम टाम के साथ ग्वालियर में आके लड़ाई लड़ने का काम आप सब साथी करोगे। मंचासीन पार्टी के बहुत सारे और हमारे साथी नेता बैठे हैं। डॉक्टर प्रदीप मंडोलिया जी, चश्मा लगा लूं? पास की नजर थोड़ी कमजोर हो गई है, पास वाली, दूर वाली तो अच्छी है, वो दिख रहे हैं सब, वहां के पढ़ने में भी आ रहा वहां क्या लिखा है। खेमराज बौद्ध जी, रामेश्वर सोलंकी जी, सुनील रामपुरे जी, मकरंद बौद्ध जी, केशव यादव जी, मुकेश यादव जी, दीपक इंदौरिया जी, नरोत्तम जाटव जी, परवेंद्र घोरपड़े जी, परवेंद्र पे केस लगाया ना? अच्छा, सुषमा जी, रीना खरे जी, गिरिराज बौद्ध जी, सोनू गौतम जी, विवेक सोलंकी जी, ये क्या नाम लिखा लास्ट में? भोलू मंडेलिया जी, हमारे ऐसे संघर्ष के साथी जो हमेशा जेल जाते रहे, नासिर बख्श मंसूरी जी, जब जब हम आंदोलन करते थे हमेशा जेल जाते थे। गिरिराज गुर्जर का नाम कहाँ है? गिरिराज गुर्जर जी, और किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा करना। कमल कुशवाहा जी, नवाब भाई, बलबहादुर जी, सब समझ लेना कि हमने सबके नाम ले दिए, क्योंकि फिर ट्रेन पकड़ना भी है, पहुंचना भी है, और ट्रेन इसलिए पकड़ना है कि ये आंदोलन जो आज ग्वालियर में, जिसमें मैं हिस्सा बना हूं,
उसका हिस्सा बनने के साथ साथ इसी आंदोलन को भोपाल राजधानी के अंदर भी छेड़ने का काम करना है, इसलिए मेरा भोपाल पहुंचना जरूरी है। तुम लोगों की तालियां इतनी कमजोर होंगी ये मैंने सोचा तो नहीं। क्यों पलिया जी, अगर जोश में पटेल कमी दिखेगी तो कैसे लगाओगे अंबेडकर साहब की मूर्ति? कैसे लगाओगे बाबा साहब की? ना मूर्ति लगा पाओगे, ना अपने हक अधिकार पा पाओगे। वही तो कारण है। हम 80 हैं, हम 85 हैं, हम 90 हैं, हम 95 हैं, ऐसे है 90-95। अगर 90-95 हो, क्यों सौरभ यादव जी भोपाल से आए, हमारे साथ छात्र नेता हैं, अगर 90-95 हो, बैंक भाई का तो 90-95 की संख्या और ताकत भी तो दिखाई देना चाहिए। सच बताऊं, मैं 1.5 घंटे से सोच रहा हूं कि तुम लोगों का जोश कहां चला गया भाई? कहां गया विनोद? जोश कहां है? राजेश पाल साहब बताओ, कुशवाहा जी पाल साहब बताओ जरा, जाटव साहब कहां गया जोश? अगर मैं 1 साल से नहीं आया तो जोश में कमी लगने लगी। कैसे काम चलेगा? बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, महात्मा फुले साहब इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि जब वो जो चले जाएंगे अगर इस दुनिया से, क्योंकि सबको जाना होता है, तो जोश में कमी आ जाएगी, और जोश में कमी आ जाएगी तो फिर लड़ते रहो ऐसी लड़ाइयाँ, ऊपर फट्टी करते रहो, बस आंदोलन बोलते रहो, जय 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 भीम। अकेले जय भीम बोलने से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। अरे जो भीम ने कहा है वो करना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, उसके लिए अपनी जान भी देना पड़े तो संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे साथियों, अभी यहाँ साथी कह रहे थे, बहुत सारे साथियों ने चर्चा की कि चुनाव लड़ा दामोदर जी ने और अच्छे मत प्राप्त किए। मैं एक बात सुरेश भाई कहना चाहता हूं, मुझसे एक गलती हुई साथियों इस चुनाव के अंदर, और वो गलती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आप लोगों को और इस संभाग के कम से कम लाखों लोगों को। और गलती ये हुई कि एक पार्टी जिसमें मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था कांग्रेस के अंदर, उस कांग्रेस को छोड़ने में, उसको ठोकर मारने में मैंने देर कर दी। अगर ये निर्णय, नवाब भाई तुम तो पहले से कह रहे थे, सुरेश भाई अगर ये निर्णय पहले ले लेते अपन तो तुम्हारे धीरपुरा, गोहाना, इकोना से लेके और मंगरौल तक कोई भी पोलिंग नहीं हारते। बस ये निर्णय 15 दिन पहले और ले लेते अनिल भाई, रामप्रीत भाई, अध्यक्ष जी, सिर्फ 15 दिन पहले 45-47 गांव ऐसे रहे जिनमें मैं वोट मांगने क्या शकल दिखाने नहीं जा पाया। इंदरगढ़ के वार्ड, क्यों ध्रुव सेवड़ा के वार्ड, कोई वार्ड में हम जा पाए? 2 शहर पड़ते हैं, दोनों के 60 वार्डों में नहीं जा पाए वोट मांगने। और तब भी मालूम, हमारी ही विचारधारा की एक और जो पार्टी है, उससे हमारी ही बिरादरी के एक साथी को लड़ा के 12-13 हजार वोट काट लिए गए। अगर वो षड्यंत्र भी नहीं किया जाता तो अपन 16 दिन में ही विधायक बनने वाले थे। लेकिन ये सब षड्यंत्र तो होते हैं। गलती मेरी है, अपराध मेरा है कि मैं नहीं समझ सका कि सामंतशाही दामोदर के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। मैं नहीं समझ सका कि कांग्रेस किसी कीमत पर किसी बहुजन आंदोलन के आदमी को, जो बाबा साहब की जय बोलता है मंच पर खड़े होके, जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बाबा साहब की जय बोलने के लिए मजबूर करता है, उसको कांग्रेस कभी टिकट नहीं देगी। ये बात समझने में मुझसे देर हो गई। भाई चंद्रशेखर आजाद, मेरे पुराने दोस्त, पुराने मित्र, पुराने मिशन के साथी और हमारे नेता, अगर भाई चंद्रशेखर की आवाज, चंद्रशेखर आजाद की बात मैंने समय से मान ली होती तो मैं दावे से कहता हूं, जो बात हम लोगों के बीच 1 साल पहले हुई थी, आज कह रहा हूं कि अगर वो बात मैंने उनकी सुन ली होती, समय से मान ली होती, तो आज जो सत्येंद्र विद्रोही जी कह रहे हैं हम 10 विधायक को पिछले चुनाव में संभाग से जिता के ले आते, ये गारंटी की बात। लेकिन साथियों, जब जागे तभी सवेरा, जब जागे तब सवेरा। और दामोदर यादव चुनौती से कहता है, कितने वोट से हरा पाए तुम बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलके हमें? कितने से? 10,000 से? तो अगली बार कितने से जिता लोगे बताओ? 40,000 से जिताओगे? 40 से जिताओगे? तो सुन लो, जब तुम हमें जिता के पहुंचा दोगे लड़ने के लिए, जैसे हमारा भाई, हमारा लीडर लोकसभा के अंदर लड़ता है, अगर मैं विधानसभा में बैठा होता तो मोहन यादव का कुर्ता फाड़ देता ग्वालियर के मुद्दे पे, कुर्ता फाड़ देता और कहता
कि अगर तुम मुख्यमंत्री बने हो तो इसलिए नहीं कि तुम हाफ पैंट पहन के आरएसएस की शाखा में जाते थे। अगर तुम मुख्यमंत्री बने हो तो इसलिए नहीं कि तुम मनुस्मृति जैसे बकवास किताबों का समर्थन करते हो। अगर तुम मुख्यमंत्री बने हो तो इसलिए बने हो क्योंकि मेरे बाबा साहब ने तुम्हें अधिकार देने का काम किया है, इसलिए बने हो। और आज चुनौती के साथ कह रहा हूं पत्रकार साथियों के सामने, मेरे भाइयों सुन लो जरा ध्यान से, चुनौती के साथ कहता हूं, क्या कह रहे हैं ये बीजेपी कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, अब जग रहे हैं, अब किसी का एक बयान आ रहा है, एक विधायक, दो विधायक, चार विधायक, 6 विधायक, अब होड़ लगी, होड़। कब होड़ लगी? मेरे भीम आर्मी के जाबाज साथियों ने जब जंग छेड़ दी तब जाकर ये जागे, तब जागे हैं। और आज भी चुनौती से कह रहा हूं, सुन लो राहुल गांधी जी, आप कहते हो सदन के अंदर, क्या कहते हो सदन में? कहते हो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लड़ो। सामाजिक न्याय की अगर लड़ाई लड़नी है राहुल गांधी तो कल भोपाल में आ रहे हो, आ जाओ ग्वालियर, आ जाओ, बैठ जाते हैं हाई कोर्ट के बाहर। अगर तुम वास्तव में अंबेडकरवादी सोच के हो तो आ जाओ मैदान में, नहीं तो वोट लेने के लिए गंदी राजनीति मत करो। रोज कहते हो हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, रोज कहते हैं राहुल गांधी जी कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। अच्छा सुरेश भाई, बहुत साथ दी है तुमने कांग्रेस में, जरा बताओ, जातिगत जनगणना कराने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी ही सरकार में पूरी गणनाएं हो चुकी हैं, उसके आंकड़े उजागर कर दो, कर दो उसके आंकड़े उजागर। ध्यान रखो मेरे भाइयों, जो साहब कांसीराम साहब कहते थे वो यथार्थ सत्य है, एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, ये दोनों पार्टियों की हकीकत है। इसलिए जब तक हम इन पार्टियों के चक्कर में फंसते रहेंगे, मैं धन्यवाद देता हूं उन सामाजिक संगठन के लोगों को जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति के मुद्दे को भोपाल के अंदर, इंदौर के अंदर, उज्जैन के अंदर सब जगह आंदोलन छेड़ने का काम किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं उस मंच से। आज ही भोपाल के अंदर एक आंदोलन हो रहा है, वो चाहते थे, कमल कुशवाहा जी ने कहा कि भाई साहब आए और नेतृत्व करें। मैंने कहा अगर आप पहले से समय ले लेते तो मैं ग्वालियर की तारीख आगे पीछे कर सकता था। और आज मैं आपके बीच में खड़े होकर कह रहा हूं मेरे भाइयों, ध्यान रखना, आपने ग्वालियर में लड़ाई छेड़ी, मैंने देखा कि भोपाल के अंदर इसकी चर्चाएं बहुत कम हो रही हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले भोपाल में पत्रकार वार्ता की और आज फिर घोषणा करके जा रहा हूं, 15 दिन का समय दे रहा हूं, मुख्यमंत्री सुन लें। ये उनके चहुओं से बात नहीं करना हमें, उनके चमचम फमचम से, क्योंकि इनकी औकात नहीं इन चमचों की कि वो दामोदर यादव से आपके भाई से बात कर सकें। लेकिन खुलेआम कह रहा हूं, सुन लो मुख्यमंत्री जी, 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर दो। अगर नहीं करोगे, हम तो संविधान प्रेमी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मामला सहमति से और संवैधानिक तरीके से निपट जाए। बोल दूंगा, ध्यान है मुझे। तो मैं तो चाहता हूं कि सहमति से मामला निपट जाए, इस संभाग के अंदर बल संघर्ष की स्थिति ना बने। और इसलिए ना बने क्योंकि यही संवाद सबसे ज्यादा उत्तेजित होता है जब आंदोलन का मुद्दा आता है। ये 2 अप्रैल की घटना में लोगों ने देख लिया। इसलिए प्रशासन के लोगों, सुन लो कलेक्टर, एसपी जो यहां है, क्या चाहते थे? नहीं आओ यादव जी, क्यों नहीं आओ? क्या चाहते थे कलेक्टर, एसपी? खबर है तुमको? कब चले जाएंगे लौट के, ये भी खबर रखना है ये दोनों बड़े अधिकारियों को। नहीं आओ, ये कोशिश भी कर रहे थे, इसलिए नहीं आए कि तुम्हारी कुर्सियां बची रहे और हमारे बहुजन मिशन के लोगों का सत्यानाश होता रहे, इसलिए नहीं आए। तुम चापलूसी करो आरएसएस के लोगों की और हमसे उम्मीद करो कि हम नहीं आए। अरे हम आज आए हैं, कल आएंगे और जान भी देनी पड़ेगी तो देंगे, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगवा के रहेंगे। लेकिन कब लगेगी? मुझे खुशी है गुर्जर समाज के हमारे भाइयों ने भाई चंद्रशेखर का सबसे पहले साथ देना शुरू किया, पिछड़े वर्ग के लोग इस संभाग के अंदर। और जब तक पिछड़ा वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होगा, बहुजन का आंदोलन पूरा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सच्चाई। और इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि पिछड़े वर्ग के लोगों कब खड़े होगे, कब होगे मालूम?
जब ये कथावाचकों से तुमको राहत मिलेगी। चले जाओ चमत्कार देखने, जा बाबानो बाबानो। अरे दुनिया में एक ही चमत्कारी बाबा है, वो है हमारा बाबा, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और कोई चमत्कारी बाबा नहीं। अरे गरीब के बेटे को, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, गांव के रहने वाले को, जमीन पे बैठने वाले को आज सम्मान से अगर यहां खड़ा कर दिया, इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं कर सकता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए कहता हूं पिछड़े वर्ग के लोगों, मैं देख रहा हूं 10 साल से जहां भी बाई रोड जाता हूं टेंट बहुत लगे रहते हैं। रामप्रीत भाई टेंट, हाँ काय का टेंट लगा? बोले फलानी कथा हो रही। कौन आ रहा? बोले पूज्य स्वामी जी फलाने आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? कि फलानी जगह से आ रहे हैं। कितने पैसा ले रहे हैं? ये जरूर पूछते हम। कितने दे रहे हो? बोले बोली लग रही, बोली काय की? वो का बनत वहां में पारिषद का क्या करते? हाँ पारिषद की बोली लग रही, और जो ज्यादा बोली लगा देगा, जो पारिषद बच जाएगा, वो तो सीधा जाएगा स्वर्ग में। टिकट उसका पक्का है। अरे मेरे भाइयों, अभी कौन सा मेला हुआ था वो योगी के राज्य में? हाँ कुंभ। कुंभ कितने लोग नहाए? कितने? 54 करोड़। 54 करोड़ का दावा तो पहले ही सरकार कर रही थी। इनका स्वर्ग बहुत बड़ा है। 54 करोड़ बन जाएंगे सरपंच, बन जाएंगे 54 करोड़। तो फिर क्या करेंगे? भाभी हिसाब लगाएंगे, तुम SC वर्ग के तुम बाहर, तुम ST वर्ग के तुम बाहर, तुम भी OBC के चलो हटो। तो कौन है लोगे? उन्हीं को लोगे जो कह रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगे। क्या उसी स्वर्ग में जाना चाहते हो पिछड़े वर्ग के लोगों? किस स्वर्ग में जाना चाहते हो? यादवों, गुर्जरों, कुशवा, पाल, केवट, माझी सब समझो। कौन सा स्वर्ग? अगर इस देश के अंदर कोई सबसे बड़ा स्वर्ग है तो वो है भारत की संसद और मध्य प्रदेश की विधानसभा। उसमें पहुंचने का हिम्मत करके दिखाओ। जबरदस्ती स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसे हो, जबरदस्ती मूर्ख बने बैठे हो। अभी मैंने एक वीडियो पे, हमारे साथियों ने वीडियो डाला, कमेंट कर रहे थे कुछ यादव। क्या कह रहे थे? भाई साहब समय दे दो, बहस करना है। काय के लिए? बोले आप कैसे इतने सनातन विरोधी हो गए? कैसे इतने सनातन विरोधी हो गए? मैंने उनसे कहा कि ऐसे तो मैं किसी एक से बहस नहीं कर पाऊंगा, एक एक से अलग अलग, लेकिन नागपुर में एक बैठा है, अगर उसको बुला लो तो मैं बहस को तैयार हूं। समझ गए? नागपुर में कौन बैठा? जानते हो? पीछे वाले। तो जो नागपुर में बैठा है, जो तुम्हारा कक्का है, बब्बा है, दद्दा है, उसको बुला लो, हम बहस भी करेंगे और उसको हरा के भी तुम्हारे सामने दिखाएंगे। तुम जैसे चंगों से बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, पिछड़े वर्ग के भाइयों, आज तुमको शपथ दिलाने आया हूं, तुमको कसम खवाने आया हूं। तुम्हें कॉल है, जौन को मानो तोन को। कौन को मानत? गंगा को, जमुना को, सरस्वती? कौन को है? बताइए, बाप को मानत कि घरवारी को मानत? जौन को भी कॉल मानो पिछड़ा वर्ग के लोगों, तुम्हें हम कॉल खवावे आए हैं दामोदर सिंह यादव, कि जब भी बाबा साहब के संविधान की बात आए, बाबा साहब के सम्मान की बात आए, अपने हक अधिकार की बात आए, और जब भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक भी नेता आवाज लगाए, आंख बंद करके चले आना और उनका साथ देने का काम करना। बोलो कितने सहमत हो? सहमत हो तो ताली बजाओ, हाथ उठा के बजाओ, तब मानेंगे, नहीं तो अभियान पलट जाओगे बाद में जाके। जैसे ही घरे लौट के, बस ठीक है, जैसे ही घरे लौट के पहुंचे और मिश्रा जी ने कही, कहाँ गए थे? अरे यार दाऊ, लोधी साहब कहाँ गए? लोधी साहब दिख रहे थे। उनने कहा लोधी साहब, उनने कहा वर्मा जी, दाऊ साहब, यादव जी, गुर्जर साहब, कुशवा जी, पाल साहब, काहे को सिद्धि बन रहे हो? इन चीजों से कभी भला होना है? अच्छा एक बात ध्यान रखो, अगर तुमने ऐसे काम करे तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। सोई दाऊ साहब डरा गए, यार आज मंगलवार भी है, गड़बड़ ना हो जाए वास्तव में। क्यों कुशवा जी? यही होता है। तो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं तो मर गए महात्मा फुले भी, मर गए अम्बेडकर भी, मर गए कांसीराम भी, मर जाएगा चंद्रशेखर और दामोदर भी। तुम रोते रहोगे अपने कर्मों को, कभी तुम्हारी स्थिति को नहीं सुधार सकते अगर आज नहीं सुधरे। ये कहने के लिए आया हूं। 85% किसकी हिम्मत है कि मूर्ति रोक ले बाबा साहब की? कैसे रोक सकता है? वो नारायण कोई वकील, कौन सा क्या नाम है उसका, बिना पानी जरा,
गुस्सा ज्यादा आ रही है, जोर की आ रही है। अनिल मिश्रा पवन पाठक। क्या नाम है? अनिल मिश्रा पवन पाठक गौरव व्यास। एक वकील है नालायक, नाम लेने लायक नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं नाम लेना ही नहीं है ना, हमें तो ध्यान रहा, हम जानबूझ के भूल जाते, चिंता नहीं करो। क्या कह रहा है? वे तो भारतीय संविधान के रचयिता ही नहीं है, उनने लिखा ही नहीं, और हमारा जोर चलेगा तो देश में कहीं मूर्ति नहीं लगने देंगे। देखो ज्यादा चुनौती मत दो मिश्रा जी, अगर ज्यादा चुनौती दोगे तो मूर्ति तुम्हारे छत पे लगवाए आएंगे और रोज तुम्हें से पूजा करवाएंगे। अगर चुनौती दोगे मुरैना से लेके पूरे संभाग की एक एक सीट पर वोटबंदी कर देंगे। जो इनने नसबंदी कहा, सत्येंद्र विद्रोही जी ने, इसलिए मैं हंस रहा था। हम वोटबंदी कर देंगे, और मालूम सबसे बड़ी ताकत तो इनकी वही है कि हम और तुम वोट दे देते हैं, और वोटबंदी कर देंगे तो वो तो तुम्हारे बड़े बड़े मिश्रा हैं, तुम्हारे बड़े बड़े मिश्रा जो आज भी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, वो कहां बैठेंगे? जहां हम बिठा लेंगे वहीं बैठेंगे, और जब वो वहां बैठेंगे तो तुम कहां जाओगे? इसलिए ध्यान रखो, चुनौती देने की गलती मत करो। और इतिहास के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़, क्या कह रहे हैं? मूर्ति लगना चाहिए तो किसकी? कौन है वो राव? BN राव। मैंने संजय से कहा जरा पढ़ के बताना जी कौन है। बोले आप नहीं जानते, हमने इसका नाम ही नहीं सुना। भाई अंबेडकर का नाम तो पूरी दुनिया ने सुना, उनका लोहा पूरी दुनिया ने माना, देश ने नहीं। ये कौन है, इसका नाम कहां से आया? भाई भैया हिस्ट्री पढ़ के बताई गई हमें। बोले ये सलाहकार था, क्या है, संविधान बनाने की प्रक्रिया में। हमने कही उसके पहले क्या था? बोले जज था। हमने कही कौन बनाते थे? बोले अंग्रेज। मैंने कहा ठीक, फिर इसकी क्या भूमिका रही? बोले कोई भूमिका नहीं रही। हमने कहा कौन बिरादरी को है जो तो बता दो। कौन सा ब्राह्मण? सारस्वत ब्राह्मण। देखो मिश्रा जी को अगर मूर्ति लगाने की भी इच्छा भई तो राजेंद्र प्रसाद की नहीं गई, कौन की लगा दो? BN राव। सुन ले मिश्रा वकील, हम बहुत तमीज से पेश आ रहे हैं, नहीं जानते तो इतिहास पता कर लेना और समझ लेना। ऐसी चुनौतियां मत दो कि वो चुनौतियां तुम्हारे लिए तुम्हारे गले की फांस बन जाएं। सुधर जाओ, सहयोग कर दो और बाबा साहब की मूर्ति लगने दो शांति से। नहीं तो सुन लो, फिर कलेक्टर SP सुन लो। तुम कैसे हो हम तुम्हें जानते हैं, व्यक्तिगत भी जानते हैं सबको। सुन लो अच्छी तरह से, दो मुंह के लोग भी सुन लो, किसी गलत फहमी में मत रहना। भीम आर्मी का आंदोलन है, कोई बात नहीं, 500 लोग आएंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे। और जब 5 लाख आएंगे तो मैं कक्का भी कंट्रोल कर पाएंगे? क्या अभी आवाज लगाई आपके बेटे दामोदर ने कि आ जाओ ग्वालियर हजारों की संख्या में? क्या आवाज लगाई? नहीं लगाई। क्या आवाज लगाई इस देश के नेता चंद्रशेखर आजाद ने? क्या आवाज लगाई अभी विनय रतन ने कि लाखों लोग आ जाओ? अभी तो हम समझा रहे कि समझ जाओ, और अगर नहीं समझे तो जैसी बात मेरी रविंद्र भाटी जी की और साथी चंद्रशेखर भाई से हुई है, मैं कह रहा हूं कि जो कीमत देना पड़े वो कीमत अदा करेंगे, लेकिन बाबा साहब के सम्मान में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे। उनकी स्टेच्यू को लगा के हर हाल में रहेंगे। और कांग्रेसियों नाटक करना बंद करो, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। हम देंगे हक अधिकार, कब दोगे हक अधिकार? आ जाओ। मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी से भी, PDA की बात करते हैं, PDA की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। आ जाओ। नहीं आओगे मालूम है, एक ही शेर आएगा, उस शेर का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और कोई, ये जो देश की राजनीति करने वाले लोग हैं, कोई नहीं आएगा। लेकिन हम एक बात फिर कह रहे हैं, आ जाओ तो आ जाओ, और नहीं आ जाओ तो हमें जरूरत भी नहीं है। बाबा साहब के बच्चों में इतनी ताकत है कि वो अपना न्याय अधिकार हर हाल में लेने का काम करेंगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? पूरी ताकत के साथ करोगे? अच्छा, तुम लोगों को ये बोले थे जय भीम, तो क्या 4 में हाथ उठ रहे थे, 6 लोग बोल रहे थे? बताओ, भीम के बिना अस्तित्व नहीं है। पिछड़ो, कितनी बार समझाऊं, कितनी बार समझाऊं? माननीय मुलायम सिंह यादव तो इस देश के बहुत बड़े नेता रहे, श्रद्धेय नेताजी बोलता हूं मैं उनको। उनके साथ भी जब मैंने चिंतन बातचीत की तो वो भी कहते थे कि अगर अम्बेडकर साहब नहीं होते तो हम भी इस कुर्सी पे कभी नहीं पहुंच पाते। चाहे कांसीराम साहब हो, चाहे बहन जी हो,
पूरे मूवमेंट के अंदर कोई भी नेता बाहर निकल के आए, वो सब बाबा साहब की बदौलत आए। और अगर आपका नेता ही आगे नहीं होगा तो आपकी हैसियत क्या होगी? और जानते हो कितने बदमाश है प्रशासन के लोग। 7 दिनों से हमें पीए के कान खा गए, पीए के कितने बजे आएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसा कार्यक्रम रहेगा, सुरक्षा लगाना है। मैंने कहा इतनी सुरक्षा दामोदर यादव की क्या कारण है भाई? फिर पता चला, साथियों से बात की कि क्या कारण है। बोले ये घबरा रहे हैं कि कहीं आप उतर के सीधे हाई कोर्ट की तरफ ना चल दो। मैंने कहा अभी हाई कोर्ट जाने के लिए नहीं आ रहा हूं, लेकिन सुन लो एसपी महोदय, जिस दिन हाई कोर्ट जाने के लिए आऊंगा तुम्हारे काका भी नहीं रोक पाएंगे, और जाऊंगा और उस युद्ध को जीत के भी दिखाऊंगा जो यहाँ पे वैचारिक आधार पे छिड़ा हुआ है। तो यही बात कहते हुए एक बात और मैं कहूंगा, पिछड़े वर्ग के भाइयों को एक बात समझाना, आप लोग सारे हमारे भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी के साथियों की ये जिम्मेदारी है, ध्यान रखें। एक ही बात कहना, और शायद रामप्रीत भाई, अनिल भाई, सुरेश भाई, नवाब भाई, बल बहादुर जी, अमित राजपूत जी, पाल साहब, कुशवाहा जी, सब सुन लो और एक बात का सवाल का जवाब दे देना। शायद सोचा ही नहीं होगा, दूध वाले तुमने नहीं सोची होगा, सोच लो भगत जी, सुनो। एक बात बताओ, इस मध्य प्रदेश में एससी के लिए कितना आरक्षण है? 16% आबादी नहीं, इनके सरकारी आंकड़े में तो 16 ही है। 25 हो जाएगी तो इनके बाप को 25 देनी पड़ेगी, तो आंकड़े ही गलत बताते हैं। पिछड़े कितने हैं वो बाद में बताऊंगा। आदिवासी कितने हैं? मध्य प्रदेश की स्थिति को समझो, आंकड़ों को समझो। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की संख्या 20%, सोल को दे दिया 20% आरक्षण इनके आंकड़ों में। मध्य प्रदेश में एससी की संख्या कितनी? इनके आंकड़ों में 16%, सो दे दिया 16%। कितना हो गया? 36। 16 और 20 कितना हो गया? 36। अब पिछड़ा वर्ग के कितने लोग हैं यहाँ? हाथ उठाना। पिछड़ा वर्ग के देखो, चलो खुशी है कम से कम यहाँ हाथ हो गए। पिछड़ा वर्ग कितने लोग? अब जरा तुम बताओ कि यहाँ जो बैठे हो पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम्हारी मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है? 65। चलो हम नहीं मान रहे, और कम कर लो, नहीं तो मिश्रा जी नाराज हो जाए, वकील वो हाईकोर्ट वालों कितने कर वो हाईकोर्ट वाला वकील कितने कह रहा हो? चुंगन, चलो चुंगन ही जोड़ देंगे। ये बैठे एससी के भाई, एससी का शायद कोई नहीं होगा यहाँ, लेकिन इनको आरक्षण संख्या के अनुपात में क्यों मिल गया? सोचो, ये बैठे इतने पिछड़ा वर्ग के और इतने बैठे आगे, तुम्हें काहे नहीं मिल पाओ? काहे नहीं मिल पाओ बताओ? सबसे कम अगर आरक्षण किसी को मिल रहा है तो मात्र 14% पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिल रहा है। 54% तो बेईमान मान रहे तुम्हारी संख्या। अगर एससी की 16 है तो 16 मिल रहा, एससी की 20 है आबादी तो 20 मिल रहा, और तुम्हारी 54 है तो तुमको क्यों 14 मिल रहा है? मालूम काय मिल रहा? भागवत करा लो, सही मिल जाए। मथुरा के ले जाओ पंडित जी अच्छे, जो 15-20 लाख ले। तो एक जगह तो कुशवाहा जी बोले हमसे, भोपाल के करके नहीं, इंदौर भोपाल के बीच की बात है। बोले भाई साहब जरूर पधारना है। क्या? बोले विशेष कार्यक्रम है घर में। अच्छा, हमने देखो सरनेम कुशवाहा, तो हमें लगी कि शायद महात्मा फुले या अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगा रहे होंगे, तो हमने कहा आ जाएंगे, लेकिन क्या कारण क्या है? बोले हमने 2 बीघा जमीन बेची, भागवत करा रहे हैं। हमने पंडित जी कितने ले रहे? बोले 11 लाख। 11 लाख। हमने काको है जो बढ़िया जाना क्यों सोच रहे भाई? पाप पर जाता जो सोच रहे, क्या सोच रहे? कई लोगों ने को लग रहा है अरे बाप रे सुन के ही पाप पड़ जाएगा। मेरे भाइयों एक बात ध्यान रखो, अनिल भाई, रामप्रीत भाई, जब तक पिछड़ा वर्ग के लोगों का कमरा बंद बैठ के शुरू नहीं करोगे ये नहीं सुधरेंगे। ध्यान कर लो ये बात, जब तक कमरा बंद बैठ के शुरू नहीं करोगे ये नहीं सुधरेंगे, और इनको समझाना पड़ेगा ये तो पागल है। कौन से धर्म के चक्कर में जाको अतो पतो की तुम नहीं यहाँ? जरा मुझे बताओ ये मनु कौन था? कौन है? बताओ तो जाने क्या करो? खेत जोतो, बखर हाँको, ट्रैक्टर चलाओ, भैंसे चराई, तो फिर पिछड़ा वर्ग वाले तुम्हें क्या माना सबसे ज्यादा जाकी बात? बताओ कौरव जी, क्यों मानते हो? किसकी कहानी मानते हो? उस मनु की जो तुमको पल पल अपमानित करता है, इन महिलाओं को अपमानित करता है, सबके हक छीनने की बात करता है। और बाद देश की संख्या की स्थिति देखो, इस देश का कानून की स्थिति देखो। जयपुर हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति, हाईकोर्ट में
किस आधार पे? अगर तुम राम कृष्ण को मानते हो, उनकी मूर्ति लगाते, तो हमें समझ में आता कि तुम्हें तो चश्मा चढ़ो उनको। जो मनु को है भैया, कहां से आओ? जो मनु, कहां से आओ? और कहां मूर्ति लगा रहे? हाई कोर्ट में। अरे हाई कोर्ट में अगर कहीं भी मूर्ति लगना चाहिए तो बस हमारे चश्मा वाले बाबा की लगना चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। इसलिए इस ग्वालियर में खड़े होकर दामोदर यादव चुनौती के साथ कह रहा है कि सुधर जाओ प्रशासन के लोगों, और प्रशासन क्या सुधरे, सरकार सुधर जाए। सरकार को कह रहा हूं कि सुधर जाओ मुख्यमंत्री जी और मंत्री जो भी हैं, और इस बात की गंभीरता को समझ लें। ट्रेन का टाइम हो रहा, क्या कह रहे हैं, कितने बज गए? अरे अभी तो बहुत टाइम, अरे बहुत टाइम, सब कर लेंगे, चिंता मत करो। अरे हम टाइम का यूज कर लेते हैं, चिंता मत करो। तो इसलिए कह रहा हूं, अभी मैंने बात तो रह गई। अभी मुख्यमंत्री जी सोच रहे होंगे कि हमारे बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों बेटा, तुम जानते हो मुख्यमंत्री को? तुम लोग, हाँ, उनके मामा के यहाँ के हैं, इसी तो कह रहे जानते हो। है तुमने क्या वादा किया था अभी कि तुम मंच पे आके नारा लगाओगे, जय 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 जय, लगाया जय भीम पे नारा? अच्छा चलो, तो लगाओगे जोरदारी से। मैं बोलूंगा तुम तीनों लगाना, ठीक है? फिर सब लगाएंगे। पहले तुम तीनों बच्चे लगाना, ठीक है? बोलना मेरे साथ, जय 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 भीम। एक बार और लगाओ, जय 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 भीम। अब सारे साथी लगाओ बच्चों के साथ, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। बस एक जानकारी आपको दे रहा हूं, और वो जानकारी यह है कि भोपाल के अंदर मैं मूवमेंट की शुरुआत कर रहा हूं, और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को जगाने के लिए जो गहरी नींद में सो रहे हैं इस मुद्दे पे, जानते नहीं है मालवा के आदमी है, अभी यहाँ की तासीर नहीं जानते ग्वालियर चंबल की, कि कितना उनके लिए सिरदर्द हो जाएगा, ये वो जानते नहीं है। तो पहले उनको जगाने के लिए एक आंदोलन 11 तारीख को पहले हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे भाई, मेरे मित्र रविंद्र भाटी जी दोनों आ रहे हैं, और विनय रतन जी आ रहे हैं। आप सारे साथी 11 तारीख को पूरी तैयारी करना, और मूवमेंट जिस तरफ जाए, जो भी उसका अंजाम निकले, बिल्कुल गांठ बांध लेना अपने नेताओं के साथ, कि जो हमारा नेता कहेगा, जिधर हमारा नेता जाएगा, हम हजारों की फौज उस तरफ जाने का काम करेंगे। इसलिए 11 तारीख को सारे साथियों को आना। मैं भी आने का प्रयास करूंगा, मेरी बात हुई है दोनों से, मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी उस कार्यक्रम में आऊं। लेकिन एक आंदोलन और मैं बता रहा हूं, क्योंकि आंदोलन सिर्फ ग्वालियर में नहीं, भोपाल में, इंदौर में, सब जगह होना चाहिए। जबलपुर भी मैं जाने वाला हूं, मेरे प्रोग्राम सब जगह बन चुके हैं। लेकिन ग्वालियर में कौन सी जगह है महात्मा फुले की प्रतिमा? नहीं, वो कौन सी जगह बोलते हैं? 6 नंबर पे, 6 नंबर पे महात्मा फुले की प्रतिमा लगी। हम सब साथी एकत्रित होने वाले हैं। अभी तारीख कल ही घोषित करूंगा वहां जाके, और फिर वहां से जाएंगे बाबा साहब की प्रतिमा पे, जहां पे बोर्ड ऑफिस पे बाबा साहब को माला पहनाने के बाद सीधे जाएंगे मुख्यमंत्री जी के घर पे। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि उनका घेराव हम ना करें, तो उसके पहले मूर्ति लगवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं लगवाओगे तो मुख्यमंत्री सुल्लू तुम्हारा घेराव करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हाईकोर्ट ग्वालियर के अंदर नहीं हो जाती। आओ आज हम सब शपथ लें, कसम खाएं। पिछड़े वर्ग के लोगों, हाथ उठा के कसम खाओ। अभी बस पहले बात तो सुनो, यही तो दिक्कत है, पहले चाहे कि कसम खवा दें फिर हम, तो पहले सुन तो लो। कसम क्या खाना है? कसम ये खाना है आज कि ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेच्यू के मामले में जो भी मूवमेंट होगा और जो भी तारीख तय की जाएगी, एक नहीं 20 भी आंदोलन होंगे तो 20 बार आप सारे साथियों को आना पड़ेगा। बोलो हाथ उठा के तैयार हो? आओगे पूरी ताकत से? पूरी ताकत से आओगे? इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ोगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्वास्थ्य को लेकर सब चिंतित थे, और चिंतित होना भी चाहिए। तुम्हारा लाडला, तुम्हारा घर का सदस्य 1 साल तक गायब। देखो एक बात सुन लो, बात यह है